इस विधानसभा का सदस्य हूँ और थोड़ा बहुत मुझे भी नियमों का पता है, जानकारी है। मैं आपका ध्यान नियम 272 की तरफ दिलाना चाहूँगा। बोलते समय पालनीय नियम, बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज सदस्य सुनिए। माननीय सदस्य सुनिए, इसके बारे में व्यवस्था दी जा चुकी है। तो मेरा उपनेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, उपनेता जी ने, प्रतिपक्ष के उपनेता जी ने बात उठाई, व्यवस्था की बात उठाई, व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अरे आप बैठिए ना प्लीज, माननीय सदस्य बैठिए, बैठिए आप प्लीज, एक मिनट बैठिए। अभी आसन पैरों पर है, आपको बैठना पड़ेगा। बैठिए आप, बैठिए प्लीज। नहीं, ये बैठिए, मैं कहता हूँ आप बैठिए। उस पर मैं बता रहा हूँ ना क्या किया हाउस ने, आसन ने क्या किया बता रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे थे। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है आसन के द्वारा कि इन्होंने जितना जो भी कुछ बोला प्रोसीडिंग देख करके, और उसमें अगर कोई व्यवस्था जो हमारे जो नियम बने हुए हैं इसके विपरीत कोई बात होगी, कोई असंसदीय बात होगी, कोई अवांछनीय बात होगी, उसको हम देख करके डिलीट करेंगे। थैंक यू, बात खत्म। आप अपनी बात कहिए। चीफ मिनिस्टर तो इस सदस्य की, इस हाउस की मेंबर है साहब, उसके खिलाफ कैसे बोल दिया, और वो जो बोला है उसको एक्सपेंड कराए। आप शुरू करें माननीय सदस्य। आप लग गई एफआर, आप माननीय, चलो जांच करवाओ। अभी तो आप इंटेलिजेंस से कराओ, सीआईडी से कराओ। ये क्या तरीका है? जांच कराओ। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्य बैठिए। बिना अनुमति कोई भी इस हाउस में बोल रहा है, सुनिए प्लीज, आपके लिए है, बिना अनुमति इस हाउस में कोई भी बोलेगा उसका अंकन नहीं होगा। आप अपने टर्न पर बोल रहे हैं या मैं दूसरा नाम बोल रहा हूँ? आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सबसे पहले तो मैं धारीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोटा में इस प्रकार का विकास करवाया कि आज पूरा देश कोटा की वाही वाही कर रहा है। जो भी कहता है, जिसके मुंह से भी सुनते हैं, एक ही बात सुनने को मिलती है कि कोटा में बहुत विकास हुआ है। ये देश में कोटा का विकास उदाहरण बन गया है, रेड लाइट फ्री शहर हो गया है। पर मेरा थोड़ा सा इनसे कोटा के बारे में ये भी निवेदन है कि वहाँ पर एक तो आवारा पशुओं की बहुत प्रॉब्लम है, उससे आए दिन एक्सीडेंट होती है और साल में सैकड़ों जाने आवारा पशुओं के एक्सीडेंट की वजह से जाती है। नालों की सफाई हम जून में करवाते हैं, 15 जून से बरसात मानते हैं। नालों की सफाई का कचरा पूरा भी नहीं निकलता, उसके पहले बरसात आ जाती है और वापस वो नाले का कचरा जो बाहर निकाला वापस नालों में जम जाता है, झूठे बिल बनते हैं और पेमेंट उठा लिया जाता है। इस पर भी आप गौर करेंगे। तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ नगर पालिकाएँ छोटी है, जैसे मैं छबड़ा का जिक्र करूं तो छबड़ा की आबादी आज के समय 50,000 से अधिक है। 12 जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, कस्बा है, वहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं है। तो आप RUIDP के माध्यम से 4th फेज में या अन्य किसी संस्था से वहाँ पर सीवरेज बनवाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार का मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही बोर्ड मीटिंग में निर्माण कार्यों की स्वीकृति बिना बोर्ड मीटिंग के एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अध्यक्ष को पावर है कि वो दे सकता है। अब ये पुराने टाइम से था कि छोटी नगर पालिका में 5 लाख, बड़ी में 10 लाख, उससे बड़ी में 15 लाख।
तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उनकी लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी जनहित में आवश्यक रहेगा। कई काम इस प्रकार के होते हैं कि तुरंत हमको सैंक्शन देनी पड़ती है, टेंडर वगैरह लगाने में कई प्रकार की दिक्कत आती है, इसलिए इस राशि को आप जितना भी उचित समझें निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। दूसरा, कोटा में एक दो प्रॉब्लम और है, वो आपके सामने भी आई है और मैंने आपका अखबारों में बयान भी पढ़ा है। एक तो एरोड्राम चौराहे से अपन डीसीएम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लंबा चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। दूसरा, कोटड़ी से अगर डीसीएम की तरफ जाएंगे तो भी हमको बहुत छावनी और छावनी से आगे चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा। तो इन दोनों सर्कल्स का आपने बनाया तो सुंदर है, इसमें नो डाउट, पर उनका रीडिज़ाइन करवा के उनकी इस प्रकार की व्यवस्था कराएं कि आने जाने वालों को दिक्कत नहीं आए और यातायात सुगम हो सके। आज स्थिति इस प्रकार की है कि पहले तो घोड़े वाले बाबा की तरफ जाओ, फिर डीसीएम की तरफ जाओ और इधर को छावनी से आने वाले लोगों की भी स्थिति इधर है कि पहले एयरपोर्ट की तरफ जाओ, फिर घोड़े वाले बाबा की तरफ जाओ, फिर डीसीएम की तरफ जाओ। ये कोटा से आप भली भांति वाकिफ़ हैं, आप समय समय पर उनको देखते भी हो। अभी गवर्नर साहब का भी आपने वहाँ दौरा करवाया है और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि निश्चित रूप से रिवर फ्रंट आपने वर्ल्ड क्लास बनाया है। वो जो ऑक्सीजोन है वर्ल्ड क्लास बनाया है, मैं समझता हूँ यूरोप में भी उस प्रकार का नहीं होगा, पर उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा। जिस प्रकार की आपने टाइलें लगाई है, कार्विंग करवा के मार्बल लगाया है, इसकी मेंटेनेंस का क्या होगा। रिवर फ्रंट को मेंटेन कैसे करेंगे। आज तो आप मंत्री हो, प्रभावशाली मंत्री हो, उसी विभाग के मंत्री हो, आप पैसे का भी इंतजाम कर लेते हो, ना किसी की परवाह करते, पर कोटा का ध्यान रखते हो, उसके लिए तो आपको साधुवाद। पर इसकी आने वाले समय में खुदा न करे, खुदा न खास्ता कल आप नहीं रहे तो इसको मेंटेन कौन करेगा। इतनी बुरी स्थिति में कोटा हो जाएगा कि लोग आने को तरसेंगे। दूसरा, मेरा आपसे पहले भी मैंने विधानसभा में ये बात उठाई है, ये हॉस्टल्स का मामला है। सब जीरो सेटबैक पे बने हैं, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और किस प्रकार की स्थिति वहाँ बच्चियों के साथ होती है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। इस प्रकार का भी मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ जयपुर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, चाहे पुराने ज़माना का निरोज, नटराज, एलएमपी देख लो या आज के ज़माने में जो नए नए रेस्टोरेंट बने इनको देख लो, आप कहीं पर भी इन्होंने फुटपाथ को नहीं बख्शा है। फुटपाथ तक पे कब्जा कर लिया है। पार्किंग की समस्या लोगों के सामने है। कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो उठकर 3 बार उसको बाहर निकलकर अपनी गाड़ी को इधर से उधर लगाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति है। ये मैं समझता हूँ आपके लिए भी कठोर निर्णय होगा कि कई रेस्टोरेंट वाले आपके मिलने वाले भी होंगे, जानकार भी होंगे, पर इस सख्ती से जिस प्रकार से ड्राइव चलाकर ये फुटपाथ खाली करवा देंगे तो निश्चित रूप से उसका जयपुर के लोगों को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। इतना ही मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। दूसरा, सीएम रेजिडेंस और राजभवन आप आते जाते रहते हैं, आज नहीं बरसों से आते जाते रहते हैं। उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में होटल की परमिशन डीएलपी देता है या ये जेडीए देता है, अपना रेस्टोरेंट की परमिशन देता है, उसकी चेकिंग के पावर भी है। अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ करता है तो उसको भी रोकने की कार्रवाई डीएलपी के द्वारा या यूडीएच के द्वारा, अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा की जाती है। पर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हवा सड़क से चीफ मिनिस्टर वाली रोड, जिसमें चीफ मिनिस्टर का निवास है, जिस पर राजभवन का निवास है, वो कैसे कमर्शियल होती जा रही है। उस पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे नासुर, अभी तो ये रोक पैदा हुआ है, धीरे धीरे नासुर बन जाएगा। इसी प्रकार से चीफ मिनिस्टर और राजभवन के रेडियस से 1 किलोमीटर के अंदर आप इस प्रकार के रेस्टोरेंट या रात भर कबार चलती है, रात भर स्मोक पीते हैं, रात भर शराब चलते हैं, अनशंट काम वहाँ पर होते हैं। इस प्रकार की स्थिति, यही नहीं गवर्नर हाउस के पीछे का पार्क है, उसकी किस प्रकार की स्थिति है। आप दिन के 2 बजे वहाँ अकेली बहन बेटी को भेज नहीं सकते, वहाँ पर लड़के लोग आके बैठ जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। तो जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसकी स्थिति है, ये सब आपके हाथ में है। तो निश्चित रूप से आप इन बातों पर ध्यान देकर ये सब काम करवाने की कोशिश करेंगे, इन पे ध्यान देंगे जितना बन सके।
इनसे लोगों को निजात दिलाएंगे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता था। अब मैं फॉरेस्ट के ऊपर निवेदन करना चाहूँगा कि मानव फॉरेस्ट पर निवेदन करना चाहूँगा कि मांग संख्या 45 पर मानव जीवन में झीलों, नदियों, वन, पर्यावरण इत्यादि की अहम भूमिका है, लेकिन देश की बढ़ती जनसंख्या व वनों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा। थोड़ा मैं पढ़ के बोलूँगा साहब, आपने टाइम कम दिया है मुझे, इसलिए। दूसरा, जंगलों की अवैध तरीके से अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम परिवर्तन, गर्मी आदि में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में वनों की कटाई से सबसे ज्यादा पानी की कमी आई है। ऐसी स्थिति में जंगल की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। सभी प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों की पैमाइश करवाकर उनमें नंबर वाइज पिलर बनाए जाएं। अगर विभाग के पास फंड की कमी है तो यह काम नरेगा से भी किया जा सकता है। वन विभाग में वन रक्षक, वनपाल, रेंजर की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। सरकार को फील्ड स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रदेश में जंगल नहीं बचेंगे। आपके पास कैंपा के 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस बची हुई राशि का उपयोग आप वन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, जंगली जानवरों को बचाने के लिए कर सकते हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हरित प्रदेश बनाने की दिशा में राजस्थान ग्रीन एंड रीबिल्डिंग मिशन की घोषणा की, किंतु इस घोषणा को पूरा करने के लिए विभाग के पास न तो साधन है न सरकार के पास समय है। इसलिए या तो ये जो घोषणा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इसको या तो लागू की जाए वरना इसको समाप्त की जाए। यही नहीं, वन और पर्यावरण की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोयले पर आधारित थर्मल एवं अंधाधुंध बढ़ रहे औद्योगिकरण और बढ़ते यातायात के दबाव के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की लापरवाही से गैर कानूनी तरीके से वन विभाग की भूमि पर खेती की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2020-21 के बजट घोषणा में जलवायु परिवर्तन नीति बनाकर सार्थक कार्रवाई करने की घोषणा की थी, परंतु 2 वर्ष में इस पर सिर्फ नीति ही बनी है। इस नीति पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है, तो इससे इस प्रकार की नीति बनाने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। और मुख्यमंत्री की बात को अधिकारी नहीं रखे हैं तो इससे शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। अर्बन हीट आइलैंड एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और इसके लिए अभी तक वर्तमान में कोई नीति नहीं है। वेटलैंड जमीन एवं जल बचाव जल के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। वेटलैंड वर्षा जल को सोखने में व भूजल को रिचार्ज करने में मदद करता है, बाढ़ को रोकने का कार्य भी करता है। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स वर्ष 17 में बने थे। इसके आधार पर एक वेटलैंड अथॉरिटी वर्ष 2020 में बनाई है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसकी अभी तक 2 ही मीटिंग हुई है। पहली मीटिंग 24 फरवरी 2020 को और दूसरी मीटिंग 15 सितंबर 2020 को हुई है। इतने समय में मात्र 2 मीटिंग हुई है। यह भी सरकार की कार्यशैली को और विभाग की कार्यशैली को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2021 से प्रतिबंध लगाया गया था एवं राज्यों को स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए थे। राजस्थान में भी प्रदेश में टास्क फोर्स बनी है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इसको रोकने के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा गायें खाती है और गायों के पेट में 30-30, 50-50, 40-40 किलो जब मरती हैं तो उनके पेट में से पोस्टमार्टम करने के बाद ये थैलियाँ निकलती है, तो इनको रोकने की जरूर व्यवस्था करेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करीब 62% रेगिस्तान है और रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई इस प्रकार की नीति बनाए कि रेगिस्तान आगे नहीं बढ़े और जो रेगिस्तान अभी वर्तमान में है इसमें कमी किस प्रकार से लागू करें। यही नहीं, सभापति महोदय, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान का भिवाड़ी विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ये हमारे सबके लिए शर्म की बात है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ के लोग भी हमारी तरह जीना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक भिवाड़ी के लिए आप कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे या कोई इस प्रकार का वहाँ पर मैकेनाइज सिस्टम लगाएंगे ताकि वहाँ पर ये अपना प्रदूषण कम हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वन क्षेत्र की ओर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वहाँ के डीएफओ के बारे में। वहाँ का डीएफओ ना तो होप की सुनता है ना सेक्रेटरी की सुनता है। अब सेक्रेटरी सरकार है, होप उस डिपार्टमेंट का चीफ है। 10-10 बार मेरे सामने खुद ने आगे रह के फ़ोन करवा दिए, पर वो इनकी एक बात मानने को तैयार नहीं है। इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। या तो इसको फॉरेस्ट सेक्रेटरी को या होप को अपनी सीट से छोड़ देना, सीट से हट जाना चाहिए, वरना इन्होंने जो इनके मुंह से जो शब्द कहे हैं उस डीएफओ को उनकी पालना करवानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 साल से वो वहाँ है, रेंजर वहाँ रहा, एसीएफ वहाँ रहा, डीएफओ वहाँ रहा। ऐसा उसमें क्या खूबी है? और खूबी है तो राजस्थान के दूसरे प्रदेशों में उसका फायदा लो कि दूसरी जगह अच्छा काम करेगा। 12 में ही ऐसा किस प्रकार का उसका लोभ है? 10,000 रुपये में 1 बीघा जमीन आप कर सकते हो। मैं विधानसभा क्षेत्र मेरे छबड़ा रेंज की बात करूँगा। अल्लाहपुरा में खसरा नंबर 89, 90, 124 पे 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। 3-4 ट्यूबवेल लगवा लिए हैं। विभाग में शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे सामने इस मामले में इसने फॉरेस्ट सेक्रेटरी ने भी फ़ोन किया है और होप ने भी फ़ोन किया है, पर उस डीएफओ के मुंह पर जू तक नहीं रखी है। इसी प्रकार से ककरवा में छबड़ा रेंज में आप ताज्जुब करोगे अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मध्य प्रदेश बॉर्डर पर पार्वती के किनारे एक गांव है। 120 बीघा जमीन का 2 फुट मोटा पुराना पेड़ सागवान का काट कर करीब 2 से 5 करोड़ रुपए का सागवान बेचकर 120 बीघा जमीन पर खेती की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और छबड़ा से ककरवा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ और आप भी जानते होंगे, ये मंत्री जी भी बैठे हैं, ये मंत्री भी जानते हैं कि इतनी जल्दी और घुघोर के पास में वो बिना अधिकारियों की मिली भगत के या तो ऊपर तक पैसा पहुंचता है, ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचता तो नीचे बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। इसलिए इस पर भी विशेष काम करेंगे। एक मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा। एक शेड्यूल कास्ट की जमीन का मामला है। एक हल्का भागचा में